हेलो गाइस। सबसे पहले सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग गाइस। अभी शाम का समय है और आज 6:15 पे जो मेरा वीडियो आने वाला है, जो आप अभी देख रहे हो, वो अपना थोड़ा इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का प्रत्येक दिन छोटा छोटा टॉपिक लेके अपना होगा। ठीक है, अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और उन्हें शेयर करें। धन्यवाद। इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे इंग्लिश, उसके अंदर इंग्लिश को सीखने का या फिर अंग्रेजी सीखने का। अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं अपन, अंग्रेजी सीखने के लिए अपने को वाक्य ज्ञान होना चाहिए, वाक्य ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी सीखने के लिए अपने को सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए या फिर वाक्य ज्ञान होना चाहिए कि अपन सामने वाले से कोई बोले तो, या किसी को पूछ रहे हैं इंग्लिश के अंदर, या फिर किसी से कुछ इंग्लिश में सुन रहे हैं, तो उसमें वाक्य कौन सा प्रयोग हो रहा है, तो अपने को वाक्य का ज्ञान होना चाहिए। यानी सेंटेंस कैसे बन रहा है, उस सेंटेंस को समझना पड़ेगा। तो इस वाक्य ज्ञान या सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में क्या समझना पड़ेगा अपने को? टेंस। क्या समझना पड़ेगा? टेंस। जब अपन टेंस अच्छी तरह से समझ लेंगे तो समझ लो अपना तो वाक्य ज्ञान और अंग्रेजी थोड़ी 100 नहीं तो 70% सरल हो जाएगी। तो सबसे इंग्लिश के अंदर मेन टॉपिक वो है अपने टेंस। तो टेंस को किस प्रकार से सीखें, तो देखो भाई, टेंस को शुरुआत करने से पहले जो टेंस होता है, इसके अंदर वाक्य बनेंगे, तो वाक्य के अंदर टेंस पढ़ने से पहले वर्बों का ज्ञान होना अनिवार्य है कि वर्ब भाई क्या होती है। वर्ब, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या मतलब होता है? वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। तो वर्ब क्रिया क्या होती है? यानी क्रिया उसे कहते हैं जो किसी काम का होना, किसी काम का होना क्रिया कहलाता है। जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन पे या फिर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या होगी? मेरी पढ़ने की क्रिया हो गई है। उसी प्रकार आप देख रहे हो तो आपकी देखने की क्रिया हो गई है। या फिर सोहन अपने घर जा रहा है तो वो वहां पे जाने की क्रिया हो गई। तो ऐसे अगर क्रिया होती है उसे वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब्स को इंग्लिश के अंदर 3 पार्ट्स में बांटा गया है और उसकी 4th पार्ट है वो आईएनजी लगाने पे बनती है। तो वर्ब को देख लो, वर्ब, इसमें वी फर्स्ट, वी सेकंड, वी थर्ड और वी फोर्थ। ऐसे अपन 10 एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद आप उसके अलावा ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल आप करोगे एक्सरसाइज तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि गो यानी कहीं जा रहे हैं, जाना, तो गो यानी जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। गो वेंट गॉन, और आईएनजी लगता है तब यहां हो जाएगी गो के साथ आईएनजी होगी फोर्थ फॉर्म गोइंग, गो वेंट गॉन। या फिर जैसे कि कम यानी आना, तो यहां हो जाएगी केम, यहां वापिस कम, और यहाँ पे आईएनजी लगा लो, कमिंग बन जाएगा। आप बोलो ईट, कुक, रन। ईट का मतलब खाना, कुक नहीं पकाना, रन नहीं दौड़ना, या फिर मेक यानी बनाना, स्पीक यानी बोलना, रीड मतलब पढ़ाना, सॉरी पढ़ना। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे गो वेंट गॉन, कम केम कम, जैसे ईट एट ईटन, ईट एट ईटन, और यहां हो जाएगा ईटिंग। ठीक है, यहां पे जैसे कुक, तो इसका हो जाएगा ईडी लग जाएगा, हो जाएगा कुक। फिर नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म वही सेम कुक्ड, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी कुकिंग। फोर्थ फॉर्म कौन सी हो जाएगी? कुकिंग। अब यहाँ पे रन, तो रन, रेन, रन, और यहाँ पे आईएनजी लगा लेना। यहाँ पे मेक, इसकी बन जाएगी मेड, मेक, मेड, मेड, और यहाँ पे आईएनजी मेकिंग के साथ में। जैसे कि यहाँ पे स्पीक है तो स्पीक, स्पॉक, स्पोकन, और यहाँ पे आईएनजी। यहाँ पे रीड है, रीड, 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 रेड, रेड, और यहाँ पे आईएनजी। ठीक है भाई, देख लो एक बार।
टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। काल का अर्थ होता है समय, ठीक है। लेकिन इसके अंदर उस समय को पर नहीं लिया जाता है जिसके अंदर कोई काम नहीं हो। तो इसका जो टेंस का प्रयोग होता है वह कार्य के अंदर होगा अपना, इसमें कार्य के अंदर होगा, ठीक है। यानी क्या कार्य हो रहा है, वह कार्य कौन से समय में होता है। यानी टेंस का प्रयोग उस समय के लिए होता है जहां पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, ठीक है। और टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो अपने टेंस है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो फर्स्ट होगा अपना, वो होगा प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा प्रेजेंट टेंस। सेकंड होगा पास्ट टेंस, और जो थर्ड होगा वो होगा फ्यूचर टेंस, ठीक है भाई। टेंस का मतलब काल होता है और काल को 3 भागों में बांटा जाता है, और ये काल का मतलब समय होता है, लेकिन उस समय को लिया जाता है इसके अंदर जिसके अंदर कोई कार्य हो रहा है। अब देखो भाई, इनको 3 भागों में, फर्स्ट पार्ट है वो है प्रेजेंट टेंस, सेकंड पार्ट है वो अपना पास्ट टेंस, और थर्ड पार्ट है वो है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, ठीक है। अब यहां आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, अभी जो कार्य चल रहा है, वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वह सब कार्य प्रेजेंट टेंस में आएंगे। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी आज से पहले जो कार्य हुए हैं वह सब भूतकाल के अंदर आएंगे। और फ्यूचर का मतलब आगे भविष्य में जो काम होने वाले हैं वह सब फ्यूचर में जाएंगे। ये होते हैं 3। अब देखो भाई, अभी क्या होता है, इनके सबके यानी ये ना 3, इन सबके 4 पार्ट्स होते हैं। इनके सबके 4 पार्ट्स होते हैं, यानी इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। तो कितना, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वह होगा अपना सिंपल टेंस। कौन सा होगा? सिंपल टेंस। इसका सेकंड होगा वो होगा कंटिन्यू टेंस, और इसका जो थर्ड होगा वो होगा परफेक्ट टेंस, और इसका जो फोर्थ होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है भाई। तो इसके 3 पार्ट्स हो गए, इनके 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल टेंस, फिर सेकंड नंबर कंटिन्यू टेंस, थर्ड नंबर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ नंबर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। अब देखो, अगर अपन इसका पढ़ रहे हैं तो इन सब के आगे प्रेजेंट लगा लो, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। और अगर इसका पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस वैसे, और यहाँ पढ़ रहे हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी इन जो 3 है इनके 4 पार्ट्स होते हैं। तो कुल मिला के कितने पार्ट्स हो गए? इसके 3 और इसके भी 4, इसके भी 4। इस ऐसा करेंगे, इसके जो 3 पार्ट्स है उसको फर्स्ट पार्ट लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। और यहाँ पे जो काम चलेंगे या फिर जो कार्य चलेगा वो सब अभी, यानी अभी हाल ही में, या फिर हाल में कौन कौन सा चल रहा है वह सब इसमें होगा। यानी प्रेजेंट टेंस में जो कार्य अभी का होगा, अभी क्या हो रहा है या फिर हाल में क्या हो रहा है, उनका सबका बोध अपना प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट्स हैं वो समझेंगे। इसका 4 पार्ट था, कौन कौन सा मैंने अभी लिखाया था। सबसे पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, थर्ड था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे उसका पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल
प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे आज। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको दूसरा नाम कहे तो उसे बोलते हैं इंडिफिनाइट टेंस, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हिंदी में होता है साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। ठीक है, इसका मतलब होता है साधारण वर्तमान काल। तो देखो भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस इनको बांटा था अपने, सिंपल, उसके बाद कंटिन्यू, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसमें क्या, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी लिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिया है। तो इसमें होता क्या है, देखो भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है कि इसकी हिंदी में पहचान क्या हुई भैया, तो इसकी हिंदी पहचान होती है कि इसमें जो हिंदी वाक्य है ना, हिंदी वाक्य, तो हिंदी वाक्य है वो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, ता, ते और है शब्द आए पीछे। तो भाई देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे, वो होंगे जो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं। तो अपना माइंड वो सीधा कहां जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए भाई, यहां जाना चाहिए कि वो सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, ये तो हिंदी में पहचान होगी। अब इंग्लिश में पहचान क्या होगी, तो इंग्लिश में ये होता है कि इस टेंस की जो वर्ब होगी, इस टेंस की जो वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब कौन सी, एक या फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है भाई, और उसके साथ एस या ईएस का उपयोग होगा। ठीक है, अब उसके अलावा देखो, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होती है डू और डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है भाई, डू और डज। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखो भाई, अब डू और डज का प्रयोग कहां कहां होगा, तो देखो भाई, सब्जेक्ट, डू और डज लिखा है, डू का प्रयोग होता कहां पे, डज का प्रयोग होता कहां है, तो देखो भाई, डू और डज, डू का प्रयोग होगा एक वचन करता, एक वचन जो करता, और यहां होगा बहुवचन। डू का प्रयोग एक वचन करता और डज का प्रयोग बहुवचन करता के अंदर होगा। तो एक वचन करता है कौन कौन से, यहाँ पे डू डज हेल्पिंग वर्ब है किसकी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो देखो भाई, ये सिंपल प्रेजेंट जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू डज, उसका प्रयोग होगा कैसे, तो यहाँ देखो भाई, डज का प्रयोग होगा एक वचन करता है उसके अंदर, और डू का प्रयोग होता है बहुवचन करता है वहां पे। अब एक वचन करता है कौन कौन सी, तो भाई ही अपना वो एक वचन है, सी अपना एक वचन है, इट अपना एक वचन है, और किसी का नाम है गीता, मोहन, राम, श्याम, सीता, वो सब एक वचन, तो उनके साथ डज का प्रयोग होगा। और जैसे आई, वी और यू या फिर दे, ये शब्द आए तो इनके अंदर डू का प्रयोग होगा। ठीक है भैया, अब देखो, ही लगता है, ही, हाँ, ही लगता है लड़कों के लिए, और सी लगता है जो लड़की है उसके लिए सी लगेगा। ठीक है भाई, अब यहां हो वर्ब के साथ ऐसे ही है, तो वही सेम सिस्टम कि अपना एक वचन करता। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। और अगर आई वी यू दे, जैसे कि आई है, वी है, यू है या दे है, ये चीज आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस एस नहीं लगेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट हो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, वहां तक हो गया अपना कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है
यहाँ पे इसकी जो हिंदी में पहचान होता है ती है ते होता है, और इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई और उसके साथ एस या एस लगेगा। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डज लगेगी। ठीक है भाई। अब देखो इसमें वाक्य कितने प्रकार के बनेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वहां पे वाक्य भी 4 प्रकार के बनाए जाएंगे। सेंटेंस 4 से, इसमें भी सेंटेंस 4 प्रकार के बनेंगे। हाँ भाई, फर्स्ट कौन सा बनेगा, होगा अफर्मेटिव। फर्स्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होगा नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड कौन सा होगा नेगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड है वो कौन सा होगा भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस लास्ट है वो अपना कौन सा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाएंगे। फर्स्ट होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड होगा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अपने प्रेजेंट टेंस उसके 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो उसका अपन ने फर्स्ट लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके 4 प्रकार के अलग अलग वाक्य बनाए जाएंगे। फर्स्ट होगा अफर्मेटिव वाक्य, सेकंड होगा अपना नेगेटिव वाक्य, थर्ड होगा अपना ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और यहाँ पे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाए जाएंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है तो वो ऐसा बनता है कि यहाँ पे साधारण वाक्य बनेगा। साधारण वाक्य, वाक्य कैसा होगा साधारण वाक्य होगा भाई। तो साधारण वाक्य की रचना कैसे होती है, साधारण वाक्य के जैसे कि पहले अपन राम लिखते हैं, फिर घर लिखते हैं, फिर जाता है लिखते हैं, ये साधारण वाक्य है। तो हिंदी में इसकी रचना कैसे, स्टार्ट में कौन आता है, स्टार्ट में कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया, यानी यह हिंदी में वाक्य बनता है कर्ता, कर्म और क्रिया। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे बैठता है, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, बीच में कौन आ जाती है वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है इंग्लिश में। तो यहां पे देखो भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य बनेगा, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे नेगेटिव बनाओगे तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगा लोगे, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका लगाओगे इंट्रोगेटिव में यहाँ पर WH वर्ड है, WH वर्ड लगाओ, और अगर WH वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। और अगर IN है तो लिखो WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। देखो भाई वापिस से आइए, 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। अगर अफर्मेटिव के वाक्य है तो अपना सूत्र ये लगेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर एसआईएस जोड़ो और ऑब्जेक्ट बनाओ। अगर वो वाक्य नकारात्मकता का है वहां पे सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब अपने डू डज उनको रखो, उसके बाद नॉट लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। वाक्य अगर अपना प्रश्नवाचक है या फिर इंटरोगेटिव है तो वहां पे WH अगर WH वर्ड्स है तो WH लिखो, अगर WH से नहीं हो रहा है स्टार्ट तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो और पीछे ये लगाना ना भूलिएगा। और अगर IN इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें स्टार्टिंग वही सेम WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा और वर्ब से पहले अपना नॉट लगेगा, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लगाना है भाई। ठीक है, आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो आगे
अब ये मैंने समझा दी कि वर्ब के साथ एस या आई एस यहाँ लगेगा कब, सबको पता है कि अपने जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, जैसे कि ही सी इट नेम है, तो वर्ब के साथ में एस आई एस हाँ लगेगा। और अगर यहाँ पे आई वी यू दे है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। और डू डज वही सेम, अगर यहाँ पे ही सी इट नेम है तो लगेगा डज, और आई वी यू दे है तो लगेगा डू। इतना ध्यान रखियो। अब देखो भाई डब्ल्यू शब्द क्या होता है, वो देखो मैडम। हाँ डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली, ये भी एक छोटा सा हंसता खेलता क्या है भाई, परिवार है। तो डब्ल्यू एच के अंदर आता है जैसे कि वाई, वॉट, वेन, वेयर, whom, who, how। वाई का मतलब क्यों, वॉट मीन्स क्या, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, whom मीन्स किसका, who मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, उसके बाद में हाउ के बाद में हाउ मनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ डीप, ये सब है अपने डब्ल्यू एच फैमिली है। अब इन सब का हिंदी अर्थ तो कितना कितनी होगा, लेकिन यहाँ पे मैनी है तो ये जाएगा संख्या में, ये संख्या कितनी है। यहाँ पे मच है, ये जाएगा मात्रा यानी क्वांटिटी कितनी है, और ये पार यानी दूरी में दूर कितना है, और ये डी बनी गहरा यानी गहराई में जाएगा। एक दो सेंटेंस बना के समझेंगे भाई। फर्स्ट का तो देखो भाई, अभी मैं एक वाक्य लेता हूं, राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो देखो मैंने हिंदी पहचान लिखाई थी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता प्लस है, अगर ता है आता है तो अपना माइंड सीधा जाना चाहिए कि ये जो हिंदी का वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि एक तो सबसे पीछे ता आ रहा है, उसके बाद में है आ रहा है, तो ये साधारण वर्तमान काल का वाक्य है, और वो भी है किसका, इसका। लेकिन इसमें से सेंटेंस कौन सा है, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अपने कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो भाई ये राम को क्या है, राम सब्जेक्ट है, तो यहां लिख लो राम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब कौन सी है भाई, वर्ब ये है, यहां लिख लो गोज, राम गो। अब राम एक वचन है या बहुवचन, राम एक वचन है तब ऐसे ही एस लगाना। अगर राम यहाँ पे एक वचन नहीं होता तो यहाँ पे सिर्फ गो लिखते, राम एक वचन है तो राम गोज टू होम। भारत आओ कौन थार करवाओ अब कहना था तीन रेड ईरो 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 बना है तो घूमे बाहर चल ले कौन बंद कर ली चल ले। इसका एक और देख लो, तुम खाना खाते हो। यहां पे भाई आया तुम खाना खाते हो, इसी का है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, तुम आ गया है। तो तुमको हिंदी में क्या बोलते हैं, यू। अब यू के साथ में, यू बहुवचन है तो यहाँ पे यू के साथ में खाना को बोलते हैं ईट। अब यू बहुवचन है तो ईट को ईट लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, यू ईटर फूड, ऐसे बनता है ये वाक्य। अब देखो भाई सेकंड वाक्य, अब इसका देखो अपना नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव वाक्य ऐसे बनते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता, ऐसे बनते हैं नेगेटिव। यानी यहां पे ता हूं ये आ चुकी है, लेकिन यहां बीच में नहीं वर्ड्स आया है। तो यहां देखो मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, आई के बाद में यहाँ पे डू और डज, इसमें से कौन सा लगाओगे, आई बहुवचन है तो आई डू होगा, आई डू, फिर नॉट, ये आई डू नॉट रीड इंग्लिश।
आई समझ में। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अपना बहुवचन आ रहा है तो यहाँ पे डू लगाओगे, और अगर सब्जेक्ट एक वचन आ रहा है तो यहाँ पे डज लगाओगे। ये होता है अपना ये क्लियर। तो ये भी क्लियर हो चुका है, ये भी क्लियर हो चुका है। अब बताइए, तो ये ले लो फटाफट। अगला नेक्स्ट, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने यहाँ पे WH लिखा था, तो देखो भाई इंट्रोगेटिव के हिंदी में जैसे कि वाक्य है, हिंदी में एक आ रहा है, क्या राधा चाय बनाती है? क्या राधा चाय बनाती है? हिंदी में अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है और वो अपने से कोई प्रश्न पूछता है और जो उसका जो उत्तर होता है वो अपन हाँ ना में दे रहे हैं, तो उसकी इंग्लिश में शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब देखो यहाँ पे क्या राधा चाय बनाती है, सामने वाले से अपन ने पूछा तो अपन क्या बोलेंगे? हाँ राधा चाय बनाती है। तो जिसका जो आंसर होता है वो हाँ या ना में दिया जाता है, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। और एक और वाक्य ले लीजिए, राम खाना क्यों खाता है? क्यों खाता है? अब देखो इसको देखो, इसमें तो हाँ नाम हो रहा है। अब इसमें राम खाना क्यों खाता है ये प्रश्न पूछता है, लेकिन इसका उत्तर हाँ नाम अपन नहीं दे सकते हैं, तो इसकी शुरुआत होगी वो होगी WH शब्द से। अब देखो दोनों का बना के देखते हैं। क्या राधा चाय बनाती है? तो स्टार्ट में क्या है? और राधा एक क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी, डज लगेगी भाई, डज। उसके बाद में राधा, डज राधा मेक टी, ये बन गया इसका। अब ये राम खाना क्यों बनाता है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई के बाद में राम। अब राम एक वचन है तो वाई के बाद में क्या लगेगी? डज, सही क्रिया। वाई डज राम ईट फूड, ऐसे बनता है भाई। देखो ये अपना सिंपल और ये है WH फैमिली वाला है। तो अगर WH में आता है तो उसके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जैसे कि क्यों, कैसे, कब, तो उसका अपने को WH वर्ड से स्टार्ट करना है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट बचा ये, इसका देख लो फटाफट। हाँ भाई लास्ट वाले में क्या होता है, इसका ये सेम ही है, सिर्फ बीच में नहीं आएगा, अपना नकारात्मकता का बोध होगा बीच में। हाँ जैसे कि सीता चावल कैसे नहीं पकाती हैं। इस वाक्य में थ्रेट दे रखी है, धमकी दे रखी है, जैसे कि सीता चावल कैसे नहीं पकाएगी, वो तो पकाएगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो बीच में कैसे आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद में नहीं आया है और उसके बाद में T प्लस है, तो समझ लो ये वाक्य तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और उसमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। तो ये ऐसे बनेगा कि अपना जो WH शब्द बोले फर्स्ट में, तो कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हाउ मींस कैसे। हाउ के बाद में सीता एक वचन है तो लगाओ डज, हाउ डज फिर सीता, हाउ डज सीता, फिर नॉट लगोगे क्योंकि ये आ गया हाउ, फिर उसके बाद में डज, उसके बाद में अपना सब्जेक्ट हो गया सीता, फिर लिखना नॉट, फिर वर्ब क्या होगी? कुकर, और लास्ट में राइस। ऐसे बनेगा वाक्य। एक और ले लो, मैं घर क्यों नहीं जाता हूं? मैं घर क्यों नहीं जाता हूं? तो यहां देखो भाई बीच में क्यों शब्द आ गया, तो समझ में स्टार्टिंग में तो वाई लिख ही दो भाई सीधा। उसके बाद में मैं है, मैं बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए डज को न लगाते हुए अपने को डू लगाना है, ये डू। यहाँ पे वाई डू आई नॉट गो होम, ऐसे बढ़ता है इसका वाक्य। ये अपना हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आज के लिए बस इतना ही। सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू, धन्यवाद।